Welcome to Medical Oceans. Today our topic is role of nurse in healthcare. ये हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के यूनिट नंबर 2 है। उसमें हम पढ़ेंगे कि रोल ऑफ हेल्थ नर्सिंग केयर क्या है। बीएसएन के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आ सकते हैं। तो उस यूनिट पे अपना कंसेप्ट आपको क्लियर करो, क्योंकि उसमें कुछ टर्म इस तरह हैं कि ये आपकी पूरी ज़िंदगी भी काम आ सकते हैं और स्पेशली इससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी आप लोगों को आ सकते हैं। तो इसलिए अपने पूरे लेक्चर को देखना है, स्किप नहीं करना है। और साथ साथ में इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, लाइक भी कर लो, ताकि फ़र्दर लेक्चर आप लोगों को आ सकें। फर्स्ट, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है? डिफाइन प्रोफेशंस, डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ प्रोफेशनल नर्स, डिस्क्राइब करियर रोल्स, डिस्क्राइब द रोल एज अ कम्युनिकेटर्स, टीचर्स एंड काउंसलर। पूरी नर्सिंग्स के हवाले से ये सब हम पढ़ेंगे कि नर्स क्या है और क्या काम करता है, उसके कौन कौन से ऑब्जेक्टिव हैं। फर्स्ट, वी नो अबाउट प्रोफेशन। व्हाट इज़ प्रोफेशंस? कोई आपसे पूछे कि प्रोफेशन क्या है, तो आप उसको क्या जवाब दोगे? अ पेड टू डू द फिक्स मनी ऑक्यूपेशंस, स्पेशली वन दैट इन्वॉल्व्स prolonged trainings and a formal qualifications। आपके पास एक फिक्स पे आपने किया है कि मीन्स इतनी सैलरी पे आप काम करोगे, सही। और उसमें क्या इन्वॉल्व होता है कि आप प्रोलॉन्ग ट्रेनिंग करते हो। जिस तरह हम बीएस नर्सिंग करते हैं, ऑलमोस्ट 5 ईयर तक हम ट्रेनिंग करते हैं एंड फॉर्मल क्वालिफिकेशंस, और इसमें आपको डिग्री मिलती है, क्वालिफिकेशंस आपको मिलती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन कहते हैं। An occupation that require extensive educations or a calling that require special knowledge, skills and preparations। वही ऑक्यूपेशन हमारे पास है जो उसको रिक्वायर्ड हो एक्सटेंसिव एजुकेशंस, कॉलिंग द रिक्वायर्ड स्पेशल नॉलेज, स्किल्स एंड प्रिपरेशंस। उसके लिए स्पेशल नॉलेज, स्किल और प्रिपरेशंस की भी ज़रूरत है। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोफेशन हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? प्रोफेशनलिज्म। प्रोफेशनलिज्म अब आपके पास क्या है? इट रिफर्स टू प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स, स्पिरिट्स और मेथड। ये हमारे पास रेफर किया है किस चीज़ को? प्रोफेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स को, स्पिरिट्स आपके जज्बे को और मेथड्स को। इट इज़ अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स, अ वे ऑफ लाइफ दैट इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड कमिटमेंट। ये आपके पास एक तरीका है जिसमें वो क्या करते हैं? इम्प्लाइज रिस्पॉन्सिबिलिटी और कमिटमेंट आपके साथ करता है। प्रोफेशनलाइजेशन आपके पास क्या है? प्रोफेशनलाइजेशन डिस्क्राइब एजुकेशंस आपके पास डिस्क्राइब करता है, ट्रेनिंग डिस्क्राइब करता है एंड अदर एक्टिविटीज़, और अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको क्या करता है? डिस्क्राइब करता है। एजुकेशन, ट्रेनिंग्स एंड अदर एक्टिविटीज़ दैट ट्रांसफर अ वर्कर इनटू अ प्रोफेशनल। जो आपके पास एक्टिविटी वो क्या होते हैं? वो ट्रांसफ़र होते हैं। सही, एजुकेशंस, ट्रेनिंग्स, अदर एक्टिविटी जो आपके पास है वो ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ से? एक वर्कर से एक प्रोफेशनल तक, वर्कर से एक प्रोफेशनल तक। सोशल प्रोसेस बाय विच एन ऑक्यूपेशन बिकम अ प्रोफेशन। एक सोशल प्रोसेस है जिसमें आपके पास ऑक्यूपेशन क्या बन जाए? एक प्रोफेशन बन जाए। तो प्रोफेशंस और ऑक्यूपेशन में फिर क्या डिफरेंस है वो आगे हम डिटेल से पढ़ेंगे। क्राइटेरिया फॉर अ प्रोफेशंस। प्रोफेशन के लिए क्या क्राइटेरिया है? नर्सिंग आपके पास एक प्रोफेशन है, उसकी अपने पाकिस्तान नर्सिंग कौंसल एक कौंसल है। उसमें जब भी आप एडमिट होते हो तो इट्स मीन्स इसमें आप एंटर होते हो तो आपके द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस की नीड होती है। डिप्लोमा नर्स, अब वो ख़त्म हुए 2018 तक डिप्लोमा नर्स था, अब डिप्लोमा नर्सिंग ख़त्म हुए, कोई डिप्लोमा नर्सिंग में नहीं होती है। बाकी जितनी भी डिप्लोमास हैं ये सब किसी और कैटेगरीज़ की, उसको हम नर्स नहीं कह सकते हैं। बैचलर डिग्रीज, जैसे आप लोग बैचलर में हो, 4 ईयर नर्सिंग 1 ईयर इंटर्नशिप है आप लोगों का, ये बैचलर डिग्रीज है। मास्टर डिग्रीज, मास्टर आफ्टर बैचलर आप लोग MSN करते हो, मास्टर इन नर्सिंग करते हो। डॉक्टोरियल डिग्रीज मीन्स PhD भी आप करते हो, सही है, क्या करते हो? PhD भी साथ में करते हो। उसके बाद आपके पास क्या? थ्योरेटिकल बॉडी नॉलेज, अ वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज एंड एक्सपर्टीज, नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन एंड ऑनगोइंग रिसर्च। इसमें हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, एजुकेशंस करते हैं और ऑनगोइंग
रिसर्च को भी देखते हैं। क्यों? हमारे पास इसमें थ्योरीज और नॉलेज दोनों होते हैं। विल थ्योरेटिकल नॉलेज आपके पास होता है, तो इसलिए हम इसमें क्या करते हैं, सब चीज़ें हम करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, प्रोवाइड अ स्पेसिफिक सर्विस। हम क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं स्पेसिफिक सर्विस। स्पेसिफिक सर्विस का मतलब क्या है कि स्पेसिफिक नर्सिंग केयर हम देते हैं मरीज़ को, नर्सिंग के हवाले से हम सर्विस देते हैं, इसके अलावा हम कोई सर्विस नहीं दे सकते हैं। अल्ट्रिज्म सेल्फ गवर्नेंस फॉर अदर मीन्स खुद को दूसरों के लिए अवेलेबल करना, खुद को दूसरों की हेल्प के लिए अवेलेबल करने को हम अल्ट्रिज्म कहते हैं। ऑटोनॉमी सेल्फ गवर्नेंस, पहले ज़माने में जो नर्सिंग था उसमें क्या था, आप इंडिपेंडेंट काम नहीं कर सकते, आप डिपेंड होते थे किसी प्रोफेसर्स पे, किसी डॉक्टर्स पे या किसी और पे। नाउ डेज नर्सिंग क्या हुआ, चेंज हुआ है। इसमें क्या है, ऑटोनॉमी है, आप खुद केयर कर सकते हो। सेल्फ मीन्स आपको किसी दूसरी नर्स की, डॉक्टर्स की या किसी कंसल्टेंट्स की ऑर्डर को फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऑर्डर भी आप फॉलो करते हो तो उसका भी एक प्रोफेशनल वे है। इस तरह नहीं है क्योंकि आप ऑर्डर दें और आप उसको फॉलो करो। हर एक चीज़ का आपके पास एक प्रोफेशनल वे है, तो उस हिसाब से हम क्या कहते हैं हम अपनी डिसीजन खुद ले सकते हैं। टू स्कोप ऑफ इट्स प्रैक्टिस, और अपने प्रैक्टिस के हम खुद बताते हैं कि हम इस प्रैक्टिस को हम क्यों करते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। आप जो भी काम करते हो उसका आप क्या देते हो, रेशनेल लेते हो। रेशनेल का मतलब क्या होता है कि मीन्स आप उसके बताते हो कि इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और आप क्यों ज़रूरी है, इसको हम रेशनेल कहते हैं। टू डिफाइन द स्कोप ऑफ इट्स प्रैक्टिस, टू डिस्क्राइब इट्स पार्टिकुलर रोल एंड फंक्शन, हम उसके पार्टिकुलर रोल और फंक्शन को भी हम डिस्क्राइब करते हैं। नर्स हैव ट्रेडिशनली प्लेस कोड ऑफ एथिक्स, फिफ्थ सेमेस्टर में आप लोगों के एथिक्स है तो उसको आप पढ़ोगे, लेकिन फिर भी कोड ऑफ एथिक्स आपके पास क्या है कि नर्स हैव ट्रेडिशनल प्लेस अ हाई वैल्यू एंड डिग्निटी ऑफ अदर। नर्स के माइंड में पहले से ही रखा हुआ है कि वो हर एक इंसान का इज्जत का ख्याल बहुत ज़्यादा रखेगा, हाई वैल्यू है उसके माइंड में और डिग्निटी है। एथिकल कोड चेंज एज नीड ऑफ सोसाइटी, एथिकल कोड हमारे पास चेंज होता है जैसे हमारे पास सोसाइटी का। मेंबर इज़ एक्सपेक्टेड टू डू व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग, जो मेंबर आपके पास है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि क्या आपके पास ठीक है और क्या गलत है, रिगार्डलेस ऑफ द पर्सनल कॉस्ट, अपने पर्सनल कॉस्ट के अलावा। अच्छा, अब हम पढ़ेंगे प्रोफेशन एंड ऑक्यूपेशंस को। प्रोफेशंस कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, प्रोफेशन में आप कहाँ पे जाते हो, स्पेसिफिक स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हो। लेकिन ऑक्यूपेशन में उसके क्या है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स, आप जॉब के ट्रेनिंग में हो, आपको कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। प्रोलॉन्ग एजुकेशंस, ऑक्यूपेशन में फिर क्या है, लेंथ वेरीज। प्रोफेशन में क्या है, प्रोलॉन्ग एजुकेशन मीन्स आपका जो एजुकेशन है उसका प्रोलॉन्ग है, 5 ईयर आप नर्सिंग करते हो, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशन मीन्स 5 साल आप लोग पढ़ते हो। और जो ऑक्यूपेशन है उसका लेंथ वेरीज करता है, मीन्स आप वर्कशॉप में काम करते हो तो इस मीन्स आप 1 महीने में भी सीख सकते हो, 1 साल में भी सीख सकते हो, या आप 10 साल में भी इसको सीख सकते हो। मेंटल क्रिएटिविटीज़, प्रोफेशन में क्या होता है, आपका मेंटल क्या होता है, एक्टिव रहेगा। आपको न्यू न्यू आइडियाज़, न्यू न्यू नॉलेज, न्यू रिसर्च, ये चीज़ें आप पढ़ोगे। लेकिन ऑक्यूपेशन में क्या होता है, लार्जली मैनुअल, उसमें आप अपना माइंड इतना यूज़ नहीं करते हो, ज़्यादातर आप अपनी मैनुअल काम करते हो। क्या करते हो, मैनुअल काम करते हो। डिसीजन बेस्ड ऑन साइंस एंड थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट, डिसीजन जो भी डिसीजन हम लेते हैं तो उसमें क्या होता है, साइंस एंड थ्योरेटिकल कंस्ट्रक्ट होता है, साइंस या थ्योरेटिकल बेस पे हम लेते हैं। मीन्स हर एक डिसीजन का हमारे पास क्या होगा, रेशनल होता है, हर एक डिसीजन का क्या होता है, रेशनल होता है। लेकिन बाकी में इस तरह नहीं होता है, क्योंकि उसमें हमारे पास कहते हैं गाइड डिसीजन मेकिंग, उसका जो मालिक होता है, जो आपका बॉस होता है, वो आपको गाइड करता है, उस तरीके से आप करते हो। लेकिन यहाँ पे हम थ्योरेटिकल नॉलेज और स्किल्स को यूज़ करके हम डिसीजन लेते हैं। वैल्यू बिलीव एंड एथिकल इंटीग्रल पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, इसमें वैल्यू बिलीव जो है आपके पास, एथिकल इंटीग्रल पार्ट है आपके पास, किस चीज़ की, प्रोफेशंस की। आप वैल्यू का ख्याल रखिए कि किस चीज़ को आपने कितनी वैल्यू देना है। हम इंसानों के साथ डील गए तो हमने इंसान को ऐसी वैल्यू देना है जिस तरह हम अपने फैमिली मेम्बर को देते हैं। बिलीव हमारा अकीदा क्या है,
टू केयर समवंस, ये हमारा अकीदा है कि हम दूसरों की हेल्प कर लें। एंड एथिकल एंड इंटीग्रिटी, हम एथिकल बाउंड्रीज़ के अंदर काम करेंगे। अगर एक बंदा आपके पास आता है, आप कहते हैं कि मैं आपको दुनिया की हर चीज़ देता हूँ, लेकिन आप इस इंसान की ज़िंदगी ले लो, मार दो उसको, ऐसे इंजेक्शन लगाओ जिससे ये मर जाए, लेकिन आपने नहीं लगाना है, क्योंकि हमें एथिक्स ये नहीं बताता है कि हम किसी भी मरीज़ को हम नुकसान पहुँचाएं। हम हमेशा मरीज़ की केयर करेंगे इस बजाय कि हम उसको नुकसान पहुँचाएं। वैल्यू बिलीफ एंड एथिकल नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिपरेशन, उसमें आपको वैल्यू और बिलीफ पार्ट्स नहीं होता है। अगर हम कंपेयर करें स्कूल के बच्चे को और वर्कशॉप के बच्चे को, तो उसके उठने बैठने, बड़ों से बात करने का, बातों का अंदाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है, क्योंकि वहाँ पे उसको एथिक्स नहीं सिखाते, यहाँ पे हम आप लोगों को एथिक्स सिखाते हैं। तो यही मेन डिफरेंस है आप लोगों में और उन लोगों में। स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, इसमें क्या होता है, स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट होता है। बस आप जब फारिग होंगे हम आपको एक आहद लेंगे, सही, ओथ लेंगे, उसमें लिखा होगा कि मैं अपनी ज़िंदगी को वक़्फ़ करता हूँ मरीज़ों की खिदमत के लिए, मैं हमेशा मरीज़ के फ़ायदे के लिए सोचूंगा, ये नहीं कि मरीज़ को मैं नुकसान पहुँचाऊँगा, और अपनी ड्यूटी के साथ मुखलिस और वफ़ादार रहूँगा। यही हम एक कमिटमेंट लेते हैं उससे, लेकिन उसमें कोई कमिटमेंट नहीं होता है, वेरीज करता है कि हाँ ठीक है या नहीं, ये ठीक है। अटानोमस, इसमें हम खुद काम करते हैं, हमें किसी सुपरवाइज़र की नीड नहीं होती। उसमें क्या होता है, सुपरवाइज की नीड लाजमी होती है। इसमें आप अटानोमस काम करते हैं, उसमें सुपरवाइज की नीड होती है। अनलाइक टू चेंज, इसमें क्या होता है, आपने एक दफ़ा नर्सिंग किया तो फिर बमुश्किल आप उस फील्ड को चेंज करते हो, चेंज भी नहीं करते हो, इसी फील्ड में आप रहते हो। लेकिन उसमें क्या होता, 3 महीने वर्कशॉप में किया, 3 महीने सिक्योरिटी गार्ड बना, 3 महीने किसी और जगह काम किया। इंडिविजुअल अकाउंटेबल क्या होगा, इंडिविजुअल अकाउंटेबल हम जो नर्स हो उससे पूछेंगे कि आपने ये काम क्यों गलत किया। और उसमें क्या होता है, एम्प्लॉय इज़ प्राइमरीली अकाउंटेबल। अगर वर्कशॉप में अपनी गाड़ी को आप लेके जाते हो, उसने टायर लगाया, वो टायर को गलत लगाया, तो हम उस बच्चे से नहीं पूछते कि आपने क्यों गलत है, हम उस मालिक से पूछते कि इस बच्चे ने इसको क्यों गलत लगाया। ये देख लो, अगर आप वार्ड में हो, हॉस्पिटल में हो, आपने एक इंजेक्शन लगाया, गलत लगाया, तो वो आपसे पूछेंगे आपने क्यों इंजेक्शन गलत लगाया। तो इसको हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल अकाउंटेबल एंड प्राइमरीली अकाउंटेबल्स। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इसको आप लोगों ने ज़्यादा याद करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, आप प्रोफेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। अकाउंटेबिलिटीज़, आप अकाउंटेबल्स हो। एलाउ ऑटोनॉमस एंड डिसीजन मेकिंग्स, आप अपने डिसीजन में क्या हो, ऑटोनॉमस हो, ख़ुद मुख्तार हो। कोई आपसे ये नहीं पूछ सकता है कि आपने इस डिसीजन को क्यों इस बेस पे ले लिया। इन्वॉल्व अ स्किल बेस ऑन स्पेशलाइज थ्योरेटिकल नॉलेज, इसमें क्या, हम इन्वॉल्व होते हैं स्किल बेस, मींस आपने स्किल्स को हम क्या करते हैं, हम उसको सामने रख कर उसमें स्पेशलिटी हासिल करते हैं, और थ्योरेटिकल नॉलेज को हम यूज़ करते हैं। इन्वॉल्व्स अ स्किल्स दैट रिक्वायर्स ट्रेनिंग्स एंड एजुकेशन, उन स्किल्स में हम इन्वॉल्व होते हैं जो स्किल हमारे पास हमारे करिकुलम में हिस्सा है, किस चीज़ की, ट्रेनिंग्स की और एजुकेशंस की, तो उस स्किल में हम क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। इंटीग्रिटी इज मेंटेन बाय एडहेरेंस टू अ कोड ऑफ कंडक्ट, जो इंटीग्रिटी है, रेस्पेक्ट है, वो हम मेंटेन करते हैं, जो कोड ऑफ एथिक्स है, एथिकल बाउंड्रीज के बीच में हम ये सब चीज़ें क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। इज़ ऑर्गेनाइज, ये आपके पास क्या एक ऑर्गेनाइज तरीक़ा है। एथिकल कंस्ट्रक्ट कंस्ट्रेंट, एथिकल कंस्ट्रेंट मीन्स एथिकली हम उसको देखते हैं, उसके बाउंड्रीज़ के अंदर हम सब काम करते हैं, एथिकल बाउंड्रीज से हम बाहर नहीं जा सकते हैं। सेल्फ रेगुलेशंस, हम खुद एक रेगुलेशन बनाएं, क्योंकि नर्सिंग में आपके पास रेगुलेशंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। हॉनेस्टी एंड डिग्निटी, सच्चाई और ईमानदारी। कॉम्पिटेंट, कॉम्पिटेंट उस नर्स को कहते हैं जिसका 3 to 4 ईयर एक्सपीरियंस हो और उसको किसी भी सुपरवाइज की ज़रूरत न हो, उसको हम कॉम्पिटेंट नर्स कहते हैं। इमेज, अपना इमेज हम खुद बनाएंगे, अगर हम बेटर काम करेंगे तो हमारा इमेज बन जाएगा, अगर हम बेटर काम नहीं करेंगे तो हमारा इमेज नहीं बनेगा। इट्स रेंडर्स एन इंसेशनल सोशल सर्विस, ये आपके पास क्या है, इंसेशनल सोशल सर्विस है आपके पास, सही है। नर्सिंग एज अ प्रोफेशंस, नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन क्यों कहते हैं,
नर्सिंग को एज अ प्रोफेशन इसलिए कहते हैं कि नर्सिंग इज़ रिकॉग्नाइज इंक्रीजिंगली एज अ प्रोफेशन बेस्ड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। ये नीचे जितनी भी क्राइटेरिया हैं इनकी वजह से हमारे पास नर्सिंग क्या है, एक प्रोफेशन है। वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ अ स्पेसिफिक एंड यूनिक नॉलेज। इसमें स्पेसिफिक और यूनिक नॉलेज है, क्योंकि जो चीज़ें हम पढ़ते हैं वो कोई और फील्ड वाले नहीं पढ़ते, इसलिए ये क्या है, यूनिक और स्पेसिफिक। हमारे पास एक करिकुलम होता है जिसमें हमारे पास 44 बुक्स है। उस 44 बुक्स को हम पढ़ते हैं और हर एक बुक्स के अपनी ऑब्जेक्टिव है। उस ऑब्जेक्टिव को सामने रखकर हम पढ़ते हैं। स्ट्रॉन्ग सर्विस ओरिएंटेशन, हमारे पास क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग सर्विस है हमारे पास, उसमें हम ओरिएंटेशंस कहते हैं। हम और लोगों को देखते हैं कि उन्होंने किस तरह नर्सिंग में किया है, कितने फ़ायदे दिए, इन सब चीज़ों को हम पढ़ते हैं। कोड ऑफ एथिक्स क्या है, कोड ऑफ एथिक्स। कोड ऑफ एथिक्स आप लोगों को मैंने बताया कि जितनी भी नर्सिंग के कोड ऑफ एथिक्स हैं वो हम इसके अंडर काम करेंगे। रिकग्नाइज अथॉरिटी बाय अ प्रोफेशनल ग्रुप, हमारे पास जो प्रोफेशनल ग्रुप है उसको हम रिकग्नाइज करते हैं कि किसके पास कितनी अथॉरिटी है। हमें मालूम है कि हमारे क्या ऑब्जेक्टिव है, साथ में हमारे पास काम करने वाले की कोलैबोरेटिव लोगों की कितनी अथॉरिटीज़ हैं। प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन दैट सीट स्टैंडर्ड्स, प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो आपके पास है वो क्या कहते हैं, सीट स्टैंडर्ड्स पे काम करते हैं। ऑनगोइंग रिसर्च क्या होता है, ऑनगोइंग रिसर्च नर्सिंग पुराने ज़माने में जस्ट एक आर्ट, अब क्या बन गया है, आर्ट एंड साइंस दोनों हैं। सही, आर्ट और साइंस में आप लोगों को डिफरेंस का पता है कि आर्ट क्या है और साइंस क्या है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, रिसर्च करते हैं। अब अगर हम देख ले, बीएस लेवल पे, बीएसएन लेवल पे भी स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं फाइनल सेमेस्टर में और उसको पब्लिश भी करते हैं। ऑटोनॉमी मीन्स खुद मुख्तारी, आप क्या करते हो, खुद मुख्तार काम करते हो। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन, प्रोफेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है अब। अच्छा, नर्स क्या होगा, केयरिंग होगा, हॉनेस्ट होगा, फेथफुल होगा, पेशेंट होगा, गुड लिसनर होगा, अकाउंटेबल होगा, कॉम्पिटेंट होगा, कॉन्फिडेंट होगा, कमिटमेंट होगा, रिफ्लेक्टिव, नॉन जजमेंटल, सेफ एंड केयर प्रोवाइडर। अब आप लोग सब नर्स बनते हो, क्या हो, नर्स बनते हो। बीइंग अ स्टूडेंट आप क्या बनते हो, नर्स बनते हो। तो सबसे पहले अगर आप में केयरलेस हो तो अपने आप अंदर आप एक क्वालिटी को डेवलप करो जो केयरिंग है। अगर आप केयरिंग हो तो आप पेशेंट्स की केयर कर सकते हो, अगर आप केयरिंग ना हो तो आप पेशेंट्स की केयर नहीं कर सकते हो। सेकंड पे क्या है, हॉनेस्ट, ईमानदार बनो। अगर आपने एक इंजेक्शन लगाया है तो उसकी एंट्री आप करो, डॉक्यूमेंट करो। एक इंजेक्शन आपने नहीं लगाया तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन मत करो। फेथ, एक अकीदा रखो। पेशेंट्स, हमेशा आप गुस्से वाली एंगर में न रहो, हमेशा आप आराम सुकून से काम रहो। गुड लिसनर, लिसनर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। मरीज़ से आप हिस्ट्री लेते हो उस टाइम भी गुड लिसनर इम्पॉर्टेंट है, या मरीज़ खुद कुछ बोलता है, या आप मरीज़ को कोई इंजेक्शन लगाते हो और आप कोई साउंड सुनते हो या स्मेल करते हो, तो इस मीन्स सेंसेस आपके एक्टिव होनी चाहिए हर टाइम। अगर आपने एक आवाज़ सुना तो मे भी उससे आप एक डायग्नोज कर सकते हैं, या आप में एक स्मेल आपको आ गया तो उससे भी आप मल्टीपल डायग्नोज कर सकते हैं। अकाउंटेबल्स, आप हर एक चीज़ इस अंदाज से करोगे कि मैं अकाउंटेबल हूँ, मुझसे आगे पूछा जाएगा, ये बात याद रखना। कम्पिटेंट, आप क्या हो, कम्पिटेंट हो मीन्स कि कोई भी ऐसे स्किल ना हो जो आपको नहीं आते हो। वो आपको कब आएंगे, तब आएंगे जब आप स्किल लैब में उसको फोकस करते हो और फिर जाके हॉस्पिटल में उसको प्रैक्टिकली आप उसको एडमिनिस्ट्रेट करते हो सब चीज़ों को। कॉन्फिडेंट, हमेशा कॉन्फिडेंट, जिन लोगों में कॉन्फिडेंट होता है वो बहुत आगे जाते हैं, जिन लोगों में कॉन्फिडेंट नहीं होता है तो वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाते हैं। तो इस मीन्स कॉन्फिडेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए कि कॉन्फिडेंट आप लोग खुद रहो। कमिटमेंट, कमिटमेंट मीन्स आप खुद के साथ भी कमिट रहो, दूसरों के साथ भी कमिट रहो। रिफ्लेक्टिव, आप क्या हो, रिफ्लेक्टिव मीन्स एक काम आप देखते हो उसको आप रिफ्लेक्ट करोगे, ये काम इस तरह हुआ, इससे क्या गलती हो गई, आइंदा आपने इस तरह नहीं करना, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्टिव कहते हैं। नॉन जजमेंटल, नॉन जजमेंटल मीन्स आपको जजमेंट करना चाहिए। नॉन जजमेंटल मीन्स अगर आप जज नहीं कर सकते एक चीज़ को तो इट्स मीन्स क्या है, वो क्या है, फिर गलत है। आप अपनी जजमेंट ना बताओ
कि इस तरह होता तो ये होता, ये गलत है। आप हमेशा नॉन जजमेंटल रहोगे। सेफ केयर प्रोवाइडर, हमेशा मरीज़ को आप बेस्ट केयर दोगे, सेफ केयर दोगे। ये नहीं कि मरीज़ को आप गलत केयर दे दो, मरीज़ के फ़ायदे के लिए आप केयर दोगे। रोल ऑफ नर्स इन प्रोफेशनल नर्स, प्रोफेशनल नर्स में फिर क्या रोल है? केयर गिवर्स, पहले मैंने बताया डिसीजन मेकिंग, खुद डिसीजन लेना। कौन सा डिसीजन? क्लिनिकल डिसीजन। अब मरीज़ को क्या होना है, क्या करना है, ये हम खुद डिसीजन लेंगे। पेशेंट एडवोकेसी, पेशेंट्स की वकालत करना। अगर एक मरीज़ के कोई बंदा है वो गलत चीज़ लिखता है तो आपने क्या करना है, उस गलत चीज़ को अपने साइड पे करना है। सही, पेशेंट्स की एडवोकेसी पे अपने काम करना है। केस मैनेजर्स, एक केस है उसके हिसाब से आप काम करते हो, उसको हम क्या कहते हैं? केस मैनेजर्स हम उसको कह सकते हैं। रिहेबिलिटेटर्स, एक मरीज़ है ख़राब हो वापस आते हैं उसको अपनी हालत तक, उसको हम क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेटर। मीन्स उसका हाथ टूट गया, वापस उसका हाथ अपनी जगह पे आता है और वो अपने काम पे जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? रिहेबिलिटेटर। कंफर्ट, हम मरीज़ को कंफर्ट पोजीशन, कंफर्ट इन्वायरमेंट हम मरीज़ को देंगे। कम्युनिकेटर, गुड कम्युनिकेटर, नर्स शुड बी अ गुड कम्युनिकेटर्स। नर्स हमेशा अच्छा कम्युनिकेशंस करेगा। टीचर्स, आप उसको टीचिंग भी दे सकते हो, मीन्स डिस्चार्ज टीचिंग आप देते हो, डाइट पे आप टीचिंग देते हो। काउंसलर, आप उसको काउंसल करते हो। अगर मरीज़ है आपके पास, वो कहता है कि इंजेक्शन में नहीं लगाता, तो आपने क्या करना है? उसको काउंसल करना है और उसको बताना है कि इस इंजेक्शन के फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात क्या है, तो तब आपने उसको इंजेक्शन लगाना है। चेंज एजेंट्स, आपने क्या करना है? चेंज करना है एजेंट्स को। टीम मेंबर्स, अपने टीम मेंबर्स के साथ अपने अच्छे तरीके से रहना है। रिसोर्स पर्सन्स, जो रिसोर्स पर्सन है उसको भी अपने डील करना है बेटर तरीके से। लीडर्स, जो आपका बड़ा है उसको हम लीडर्स कहते हैं। रिसर्चर्स, जो लोग रिसर्च करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? रिसर्चर्स कहते हैं। अब हम एक एक को पढ़े। केयर गिवर्स क्या है आपके पास? केयर गिवर इज़ अ रोल ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ये आपके पास क्या है? ह्यूमन रिलेशंस का एक रोल है। सब ह्यूमन बीइंग जितनी भी है वो सब है, क्या है? केयर गिवर है। सब एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। नेक्स्ट क्या है? द चीफ गोल ऑफ अ नर्स इन द रोल इज़ टू कन्वे अंडरस्टैंडिंग अबाउट व्हाट इज़ इम्पोर्टेंट एंड टू प्रोवाइड सपोर्ट। चीफ रोल नर्स का क्या है? कि वो देख ले कि कौन सा चीज़ जो है वो अंडरस्टैंड करके इम्पोर्टेंट है, ताकि मैं मरीज़ को क्या दूँ? सपोर्ट दूँ। The nurse support the clients by attitudes and action that show concern for client welfare and acceptance. नर्स क्या करता है? सपोर्ट करता है क्लाइंट को, मरीज़ को, उसके एटीट्यूड के हिसाब से, एक्शन के हिसाब से। शो कंसर्न द क्लाइंट वेलफेयर एंड एक्सेप्टेंस, और उसके फ़ायदे के लिए जो भी काम करता है मरीज़ के फ़ायदे के लिए करता है। अगर मरीज़ ने गुस्सा किया, ठीक है, मरीज़ तकलीफ़ में, आप खामोश हो, बाद में मरीज़ को समझाओ, मरीज़ से तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगा तो ख़ुद आपको सॉरी करेगा। तो इसलिए मरीज़ की एटीट्यूड को हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे। केयर इज़ सेंट्रल टू मोस्ट नर्सिंग इंटरवेंशंस एंड इंसेंशनल इंट्रीब्यूट ऑफ द एक्सपर्ट नर्स। केयर आपका मेन जो थीम है वो क्या है? केयर है। जो आपका मेन पॉइंट है वो क्या है? केयर है। केयर के अलावा फिर हम मरीज़ को कोई फ़ायदा उसको नहीं पहुंचा सकते। केयरिंग इज़ central to the most nursing interventions and an essential attributes of the expert nurse. केयरिंग क्या है आपके पास? सेंट्रल टू द मोस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है आपके पास, क्या है? मोस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है आपके पास। एंड इज इंसेंशनल एट्रीब्यूट, इंसेंशनल एट्रीब्यूट है आपके पास ऑफ द एक्सपर्ट नर्स, एक्सपर्ट नर्स की आपके पास इंसेंशनल एट्रीब्यूट है। रोल इंक्लूड बिहेवियर, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। रोल क्या है उसका? बिहेवियर का, उसके राइट्स का और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का क्या क्या रोल है आपके पास। हॉलिस्टिक केयर, सेकंड आपके पास क्या? हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक हम किसी को होल हेड टू टो तक जो केयर उसको हम क्या कहते हैं? हॉलिस्टिक केयर कहते हैं। एम्फिसाइज दैट द होल पर्सन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर पार्ट्स। This means that nurses also address psychological, developmental, cultures, and spiritual needs. The role of caregivers include all of the tasks and skills that we associate with nursing care, but also include the other elements that make up the whole person. अच्छा, इसमें क्या है? एम्फिसाइज दैट द होल पर्सन इज ग्रेटर देन द सम ऑफ देयर पार्ट्स। हमने ये नहीं कहना कि एक पार्ट का हमने जस्ट केयर करना है, हमने पूरे होल बॉडी का केयर करना है। हेड से लेकर पाँव तक जितनी भी बॉडी है उन सब का हमने केयर करना है।
दिस मीन्स दैट द नर्स आल्सो एड्रेस, इसका मतलब क्या है कि नर्स एड्रेस करता है साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट, साइकोलॉजी मेंटली डेवलपमेंट के हिसाब से, इन कल्चर्स और कल्चर के हिसाब से, एंड स्पिरिचुअल नीड्स, और जो कम्युनिटी को नीड हो उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, हम देखते हैं। द रोल ऑफ केयर गिवर्स इंक्लूड ऑल ऑफ द टास्क एंड स्किल दैट इज एसोसिएटेड विद नर्सिंग। जो रोल ऑफ नर्स केयर गिवर है वो इंक्लूड है जितनी भी काम आप करते हो, जो स्किल्स आप करते हो, जो आपको टास्क दिया जाता है, जो आपको काम दिया जाता है, तो उन सब को हम देखकर नर्सिंग केयर के साथ हम एसोसिएट करते हैं। हम क्या करते हैं, नर्सिंग केयर प्लान हम बनाते हैं। तो उस नर्सिंग केयर प्लान में हम होल एज अ होल बॉडी को हम देखते हैं, बट आल्सो इंक्लूड द अदर एलिमेंट्स दैट मेक अप द होल पर्सन। अदर एलिमेंट्स को भी देखना है। अब एक मरीज़ आपके पास पेन से आया, ठीक है, पेन का ख्याल आपने रखा, लेकिन साथ में आपने क्या रखना है, मरीज़ की कोई और अर्गन तो इफेक्ट नहीं है, मरीज़ की डाइट का ख्याल रखना है, मरीज़ के वाइटल साइन का ख्याल रखना है, बाकी मरीज़ को कोई इशू, उन सब का हमने ख्याल रखना है। क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग्स, हमेशा नर्स क्या होता है, क्लिनिकल डिसीजन मेकिंग मीन्स क्लिनिकली आप स्ट्रांग हो, आप डिसीजन ले सकते हो। यूटिलाइज क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स एंड द नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया एनसीपी नर्सिंग केयर प्लान में हम क्या करते हैं, नर्सिंग प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं। नर्सिंग प्रोसेस में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स से एमसीक्यू में आ सकते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस के टोटल 5 एलिमेंट्स से कौन कौन से, डायग्नोस, प्लानिंग्स, इम्प्लीमेंटेशंस एंड इवॉल्वेशंस। ये आपके पास है। डायग्नोस असेसमेंट क्या है, फर्स्ट असेसमेंट मीन्स हम मरीज़ को असेस करते हैं, उससे हम 2 किस्म का डेटा लेते हैं, सब्जेक्टिव डेटा, ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा मरीज़ हमें खुद बताते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा हम खुद ऑब्जर्व करते हैं। सेकंड, उस डेटा के हिसाब से हम डायग्नोज बनाते हैं, जो हम डायग्नोज बनाते हैं उस डायग्नोज के बेस पे हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग हमारे पास 2 किस्म के, शॉर्ट टाइम प्लानिंग है, लॉन्ग टाइम प्लानिंग है, मीन्स 24 आवर्स के लिए या ज़्यादा टाइम के लिए। इम्प्लीमेंटेशंस, फिर हम उसको प्रैक्टिकली हम करते हैं, टू डू। इम्प्लीमेंटेशंस का मतलब क्या है, टू डू। फिर क्या है आपके पास, इवॉल्वेशंस, हम उसको क्या करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं। अच्छा, हमने जो प्लान किया था उसमें हम कामयाब हुए या कामयाब नहीं हुए, उसको हम क्या करते हैं, इवॉल्वेट करते हैं। पेशेंट एडुकेट्स, पेशेंट एडुकेट मीन्स पेशेंट की एडुकेशन देखते हैं। नर्स protect the client's humans and legal rights, providing informations to assist in decision makings, patient bill of rights, advocacy empower clients to be partners in the therapeutic process rather than passive uh, recipients of care। नर्स क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है द क्लाइंट्स ह्यूमन एंड लीगल राइट्स, क्लाइंट्स की ह्यूमन एंड लीगल राइट्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब क्लाइंट की ह्यूमन की लीगल राइट्स कौन कौन से हैं, वो हम कोड ऑफ एथिक्स में हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन राइट्स कौन से हैं आप लोगों के नेक्स्ट सेमेस्टर में। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू असिस्ट डिसीजन मेकिंग, अब मरीज़ है वो कंफ्यूज है कि मैं सर्जरी करूं या मैं मेडिसिन ले लूं, तो आपने उसको सर्जरी की फ़ायदे नुकसान बताने हैं, मेडिसिन की भी फ़ायदे नुकसान बताने हैं, तो बाकी पेशेंट जो है वो खुद डिसीजन लेगा। पेशेंट बिल ऑफ राइट्स, आप लोगों को पता है कि पेशेंट बिल ऑफ राइट्स क्या है। अब फॉर एग्जांपल एक मेडिसिन हम देते हैं, उसकी भी राइट्स है, राइट टाइम, राइट डोज, राइट मेडिकेशंस, राइट रूट एंड राइट डॉक्यूमेंटेशंस। देख लिया आपने कि हर एक मरीज़ की जो भी काम आप करते हो उसके राइट्स है, राइट्स के बेस पे हम क्या करते हैं, मरीज़ की काम करते हैं। एडवोकेसी empowers clients to be partners in the therapeutic process rather than the passive recipients of care। हम क्या करते हैं, एडुकेट करते हैं, empower clients to be a partners in the therapeutic process पे rather than the passive recipients of care। हम क्या करते हैं, मरीज़ को एज अ पार्टनर हम लेते हैं, उसके थेरापेटिक प्रोसेस मीन्स उसके फ़ायदे के लिए, उसके हेल्थ के फ़ायदे के लिए हम उसकी एडुकेसी करते हैं। The relationship that encourage clients empowerment is the one of the mutual participation by client and nurse। अच्छा, नर्स और क्लाइंट का जो रिलेशनशिप है वो जस्ट हॉस्पिटल तक होनी चाहिए, इसके साथ कोई पर्सनल रिलेशन हमारा नहीं होना चाहिए। हम ना कोई अपना नंबर उसको देंगे, ना हम आप उसको अपना एड्रेस देंगे, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकते हैं। हमारा जो रिलेशंस होगा वो एक पावर होगा, ताकि मरीज़ हम पे ज़्यादा ट्रस्ट करता है एज़ कम्पेयर टू डॉक्टर। मरीज़ कभी भी डॉक्टर पे इतना ट्रस्ट नहीं करता है जितना नर्स पे करता है, लेकिन तब जब नर्स के पास नॉलेज होगा, स्किल्स होगा, तब वो नर्स पे ट्रस्ट करेगा। क्लाइंट एंड फैमिलीज आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन एस्टेब्लिशिंग गोल्स।
जो आपके पास क्लाइंट्स है, फैमिली है, वो एक्टिवली क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ में, एस्टेब्लिशिंग गोल्स। एक गोल्स रखते हैं, उसमें हम प्रैक्टिकली वो इन्वॉल्व होते हैं। Frequently, clients and family do not communicate their concern to physician। हमने आपको बताया कि आप 24 आवर नर्स के साथ और पेशेंट्स के साथ रहता है, तो डॉक्टर फिजिशियन जो होता है वो जस्ट एक राउंड करता है और चले जाता है। तो इसलिए जो मेन ट्रस्ट और रिलेशनशिप है वो नर्स और पेशेंट का रहता है। तो इसलिए वो जितनी भी कंसर्न मरीज़ के होते हैं वो कम्युनिकेट करते हैं नर्स के साथ। नर्स को चाहिए फिर वो डॉक्टर के साथ क्या करे, कंसर्न करे। टू डू सो द नर्स विथ होम अ बॉन्ड हैज़ एस्टेब्लिश, नर्स और उसका एक बॉन्ड एस्टेब्लिश हो जाता है। Nurse function aids client advocacy by listening and communicating the express concern to other healthcare providers and including those concerned into care plan। नर्स क्या करता है, फंक्शन इज अ क्लाइंट एडुकेट करता है, बाय लिसनिंग जो सुनता है, इन कम्युनिकेटिंग जो उसको कम्युनिकेट करता है, इन एक्सप्रेस कंसर्न और अपना कंसर्न एक्सप्रेस करता है, टू अदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर, अवर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को, एंड इंक्लूडिंग दोज कंसर्न इन टू द केयर प्लान, और वही कंसर्न जो केयर प्लान के लिए वो इंक्लूडेड है। रोल इज़ अ चेंज एजेंट। चेंज एजेंट का क्या मतलब है, नर्स हु फंक्शन इन द रोल ऑफ चेंज एजेंट रिकग्नाइज द चेंज इन अ कम्प्लेक्स प्रोसेस। ये आपके पास क्या है, चेंज एजेंट मीन्स एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, उसमें आप एक रोल अदा करते हो। फॉर एग्जांपल, द नर्स चेंज एजेंट इज प्रो प्रोएक्टिव, takes the initiates to make things happen rather than reactive, responding the things after that is happen। नर्स क्या करता है कि उस पर फॉर एग्जांपल एक टाइम पे दो मरीज़ उसको कोलेप्स हो गए, दोनों को सीपीआर करना है, तो नर्स क्या करता है, उसको एज आ चीज़ हैपन होता है तो उसको कोशिश करता है कि उसको हैंडल करे, ये नहीं कि उसके पे रिएक्शन शो करे। चेंज शुड नॉट बी डन इन अ रैंडम मैनर में उन्हें कहता है, इट शुड बी प्लान केयरफुली एंड इम्प्लीमेंट इन अ डिलिबरेट वे टू फैसिलिटेट द क्लाइंट प्रोग्रेस। वो क्या करे, एक तरीके से दोनों पेशेंट को हैंडल करें, ये नहीं कि एक पेशेंट को छोड़े एक को हैंडल करें, वो दोनों पेशेंट में इन्वॉल्व हो जाए, किसी और कोलैबोरेटिवली केयर को इन्वॉल्व कर लें। ये नहीं कि जस्ट एक हादसा आया तो उसमें जस्ट एक नर्स इन्वॉल्व हुआ, वो किसी और को भी इन्वॉल्व कर ले और पेशेंट को तसल्ली दे कि आपका मरीज़ ठीक है, जो ज़्यादा सीरियस है उसको पहले देंगे, जो कम सीरियस है उसको बाद में देंगे। तो इस तरह नर्स क्या करता है, पूरा एक चेंज एजेंट है। रोल इज़ अ टीम मेंबर। नर्स का टीम मेंबर में क्या रोल है, अ वाइटर रोल ऑफ अ नर्स इज दैट ऑफ अ टीम मेंबर। नर्स का एक वाइटर रोल क्या है, टीम मेंबर में है। द नर्स डज नॉट फंक्शन इन आइसोलेशंस बट रेदर वर्क विद अदर मेंबर ऑफ द हेल्थ केयर टीम। नर्स जैसे आइसोलेशन में काम नहीं करता है, ये बाकी लोगों के साथ मिल के काम करता है, एक टीम मेंबर का हिस्सा होता है। Collaboration requires the nurse to use effective interpersonal skills and promotes continuity of care। They are they use their professional and communication skills applicables to promote healthy relationship with clients and colleagues। वो अपने क्लाइंट्स और कुलीग के साथ क्या करता है, एक हेल्दी रिलेशनशिप रखता है, मीन्स उसके साथ झगड़ते नहीं है, अपने ऑब्जेक्टिव के साथ मिल के वो अपना एक काम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, टीम मेंबर्स कोलैबोरेशन में काम करते हैं। रिसोर्स पर्सन, नर्स एक रिसोर्स पर्सन भी है। किस तरह, रिसोर्स पर्सन बाय प्रोवाइडिंग स्किल इंटरवेंशन एंड इंफॉर्मेशन, वो स्किल इंटरवेंशन और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। स्किल किस तरह, हम जो स्किल ले में स्किल करते हैं, हमारे पास स्किल्स है, इंटरवेंशन उसको प्रैक्टिकली उसको डिलीवर्स करते हैं और इंफॉर्मेशन देते हैं। आइडेंटिफाई रिसोर्सेज मेकिंग रेफरल एज नीड आल्सो फुल अंडर द ऑस्पिस ऑफ दिस रोल। वो क्या करता है, जब एक मरीज़ रेफ़र होता है उसको भी वो आइडेंटिफाई करे, इस मरीज़ को रेफ़र करना चाहिए, क्योंकि नर्स हमारे पास 24 आवर होता है, तो इसलिए उसको चाहिए कि उस मरीज़ को जो रेफ़र करना चाहते हैं वो रेफ़र भी उसमें हो सकता है। नर्स मस्ट कंसिडर द क्लाइंट स्ट्रेंथ। नर्स क्या करता है, मरीज़ की स्ट्रेंथ, उसकी अच्छी पॉइंट्स को क्या करता है, कंसिडर करता है, एंड असिस्ट टू रिसोर्स, और उस हिसाब से वो रिसोर्स देता है, इंक्लूडिंग फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इकोनॉमिक, सोशल एंड एनवायरमेंटल। जस्ट ही नहीं कि हम मरीज़ को केयर देंगे, हम मरीज़ को फाइनेंशियली भी देखेंगे, फिजिकली भी देखेंगे और सोशली भी देखेंगे और इन्वायरमेंटली भी देखेंगे कि मरीज़ आपके पास किस तरह है। जस्ट आपने मरीज़ को केयर नहीं देना है, आपने होलिस्टिक केयर देना है, तो उसमें आपने मरीज़ के सोशल भी देखना है। मरीज़ के पास इतने पैसे नहीं है और आप उसको महंगा मेडिसिन लिखते तो वो कहाँ से लेके आएगा।
या मरीज़ एक सर्जरी को अफोर्डेबल नहीं कर सकते और आप उसको उधर भेजते हो जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा महंगा है, तो ये भी आप गलत करते हो। आप रिसोर्सेज को देकर उस हिसाब से आप मरीज़ को डील करते हो, उस हिसाब से आप उसकी डिजीज़ को डील करते हो। केस मैनेजर्स, अब केस मैनेजर क्या है? द नर्स मैनेजर डेलीगेट नर्स एक्टिविटीज़ टू ancillary workers and other nursing is a supervisor and evaluate the performance। नर्स क्या करता है? अपना एक मैनेजर जो होता है वो क्या करता है? नर्स को एक्टिविटीज़ देता है, और वो एक्टिविटी को क्या कहते हैं? एक्सिलरी नर्स जो उसके साथ नर्स होते हैं या अदर नर्स होते हैं, सुपरवाइज करता है और इवेलुएट करता है उसकी परफॉर्मेंस को। ये आपके पास एक केस मैनेजर्स हुआ, सही। नर्स आपके पास क्या होता है? एक मैनेजर्स भी होता है, मैनेजर भी काम करता है, सही। इन एडिशन द नर्स यूज प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड लीडरशिप वाज फंक्शन एज केस मैनेजर। वो क्या करता है? वो एक रोल उसको देता है, उस रोल के हिसाब से वो सब चीज़ों को डील करता है। किस तरह डील करता है? एज अ प्रिंसिपल मैनेजमेंट एंड लीडरशिप वाज फंक्शन एज अ केस मैनेजर। वो उस लीडरशिप्स की और मैनेजमेंट्स की जो फंक्शन है उसको अपने साथ लेकर तो केस को मैनेज करते हैं। केस मैनेजर involves coordinations among disciplines and with necessary persons to deliver care to the client in the most appropriate setting and in cost effective manners। केस मैनेजर इन्वॉल्व होता है कोऑर्डिनेशंस में among डिसिप्लिन में and with necessary personnel to deliver, और necessary पर्सन के साथ के डिलीवर्स करे केयर टू द क्लाइंट्स इन द मोस्ट अप्रोप्रिएट सेटिंग, क्लाइंट्स को मोस्ट अप्रोप्रिएट सेटिंग पे एंड इन अ कॉस्ट इफेक्टिव मैटर के साथ। रोल इज़ अ लीडर इन्फ्लुएंस अदर टू वर्क टुगेदर। लीडर क्या करता है? दूसरों को बताता है कि हम एक साथ काम करें। एंड एस्टेब्लिश्ड अ स्पेसिफिक गोल्स, और हम क्या रखते हैं? एक स्पेसिफिक गोल रखते हैं। एक साथ काम करते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक गोल रखते हैं। द लीडर रोल्स कैन बी एम्प्लॉयड एट डिफरेंट लेवल्स इंक्लूड क्लाइंट्स, फैमिलीज, ग्रुप्स एंड क्लाइंट्स, कोलीग्स एंड कम्युनिटी। लीडर रोल जो है आपके पास एम्प्लॉय एट डिफरेंट लेवल्स पे होता है, इंडिविजुअल क्लाइंट्स का, फैमिली का, ग्रुप्स का, मरीज़ का और कुलीग्स का, कम्युनिटी में। इफेक्टिव लीडर्स इज़ अ लर्न्स प्रोसेस रिक्वायर्ड इज अंडरस्टैंडिंग्स in the needs and goal that motivate pupils, the knowledge to apply, the leadership skills and the interpersonal skill to influence other। जो इफेक्टिव लीडरशिप्स लर्न करता है प्रोसेस रिक्वायर होता है अंडरस्टैंडिंग के, नीड्स ऑफ गोल्स, मोटिवेशंस के, एंड द नॉलेज अप्लाइड बाय लीडरशिप स्किल। जो लीडरशिप स्किल के नॉलेज आपके पास है वो सब इन्फ्लुएंस करता है इंटरपर्सनल के साथ, एज ए लीडर काम करता है। रिहिबिलिटेटर जिस तरह मैंने आपको बताया कि क्लाइंट टू रिटर्न्स ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शन, अपने फंक्शंस को वापस आता है, जो डेली काम करता है उसको वापस आ जाता है। नर्स हेल्प क्लाइंट्स टू अडॉप्ट फिजिकली एंड इमोशनली टू चेंज इन लाइफ स्टाइल बॉडी इमेज। नर्स क्या करता है? हेल्प करता है अडॉप्ट फिजिकली एंड इमोशनली टू चेंज इन लाइफ स्टाइल एंड बॉडी इमेज को क्या करे? वो चेंज कर ले। ये देख लो आपके पास चेयर्स पे था, वो वापस अपनी हालत पे आ जाते हैं, इसको हम रिहेबिलिटेट। कंफर्टर, हम हमेशा मरीज को कंफर्ट देते हैं। केयर ऑफ क्लाइंट ह्यूमंस रोल ट्रेडिशनल नर्स डेडिकेटेड पर्सन टू जस्ट बॉडी पार्ट्स डिमॉन्स्ट्रेट केयर टू कंसर्ट, हम पूरा केयर उसको देते ताकि उसको कंफर्ट मिल जाए। कम्युनिकेटर का रोज़ मैंने आप लोगों को बताया कि हम बेटर तरीके से कम्युनिकेशंस करेंगे, उसमें उसकी फैमिली इन्वॉल्व करेंगे, उसके मेंबर इन्वॉल्व करेंगे और बाकी लोगों को। विदाउट क्लियर कंसाइज कम्युनिकेशन इट विल बी डिफ़िकल्ट टू गिव इफेक्टिव केयर। अगर हम क्लियरली और कम बातें या टू द पॉइंट बात करने के बगैर हम कम्युनिकेशन करें तो ये इफेक्टिव नहीं रहता है। इसलिए हमेशा आपने क्लियरली और कंसाइज बात करनी, कम तरीके से बात करनी, लेकिन सबको इन्वॉल्व करना है, फैमिलीज़ को, डॉक्टर्स को, सबको आपने क्या करना है? इन्वॉल्व करना है, क्लियरली आपने उसको बताना है। टीचर्स, हम किस तरह उसको कहते हैं कि आप इसको एडमिनिस्ट करो। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ फैक्ट अबाउट द हेल्थ डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोसेस एंड री इन्फोर्स लर्निंग डिटरमाइंस अंडरस्टैंडिंग इन इवोल्वेशन प्रोसेस ऑफ लर्निंग। टीचिंग बाय नर्स टू फॉर्मल, इनफॉर्मल, इनिशियल एंड इंसिडेंटल। हम क्या करते हैं कि मरीज़ को हम फैक्ट बताते हैं, उसके हेल्थ के हिसाब से जो प्रोसीजर होता है री इन्फोर्स करते हैं कि हम उसको लर्न करें। अब इंसुलिन लगाना है मरीज़ को तो हम उसको री इन्फोर्स करते हैं कि आप घर में जाके इंसुलिन कौन लगाया, वो ख़ुद सीखते हैं और ख़ुद लगाना चाहते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं? री इन्फोर्स करते हैं ताकि वो अंडरस्टैंड करें, और फिर उसकी अंडरस्टैंडिंग को, उसकी लर्निंग को हम इवॉल्वेट करते हैं कि हाँ उसने सही तरीके से सीखा या सही तरीके से नहीं सीखा। टीचिंग बाय नर्स कैन फॉर्मल, इनफॉर्मल। अब फॉर्मल क्या है? इनफॉर्मल। फॉर्मल ये है कि हम एक फ़िक्स टाइम और एक फ़िक्स जगह पे हम एक मीटिंग रखते हैं, एक टॉपिक के पे हम बात करते हैं, उसको हम फॉर्मल कहते हैं।
इनफॉर्मल के रास्ते में आप आ गए, आपने मेरे साथ बात की, मुझसे कुछ पूछा, मैंने आपको बताई क्या है इनफॉर्मल है। फॉर्मल, इनफॉर्मल। इंटेंशन आर एक्सीडेंटल। इंटेंशन मीन्स हम चाहते हैं कि ये सीख ले, उसको हम इंटेंशन का। एक्सीडेंटल मीन अचानक उसने सीख लिया, अचानक एक चीज़ था उसने सीख लिया। काउंसलिंग के वर्ड से आप लोगों को पता चलता है कि काउंसलिंग आप किस चीज़ को कहते हो। काउंसलिंग का मतलब ये है कि हम किसी को काउंसल करना, किसी को उसके बात को मनवाने को हम काउंसलिंग कहते हैं। हम उस चीज़ के फ़ायदे और नुकसानात बताते हैं, जो फिर उसको अगर राज़ी होता है और आपके साथ एग्री करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। तो इसमें नर्स का बहुत बड़ा रोल है। द नर्स इनकरेज द क्लाइंट और पेशेंट्स सेम है, to look at alternative behaviors, recognize the choice and develop a sense of control। हम क्या करते हैं, हम उसके सेंस ऑफ कंट्रोल को हम देखते हैं, उसके कल्चर्स को, उसके डिजीज़ को। उस हिसाब से हम क्या करते हैं, हम उसको चॉइस देते हैं, डिफरेंट चॉइस हम देते हैं ताकि वो उस चॉइस को चूज़ कर ले और उस हिसाब से वो क्या कर ले, डिसीजन ले ले। काउंसलिंग कैन बी प्रोवाइडेड ऑन अ 1-to-1 बेसिस और इन ग्रुप। ये हम एक बंदे को भी कर सकते हैं या ग्रुप में भी कर सकते हैं। ऑफन नर्स लीड्स ग्रुप काउंसलिंग सेशन। नर्स हमेशा ग्रुप काउंसलिंग सेशन करता है अक्सर। उसका रीज़न यही है कि आपके पास एक वार्ड, उसमें सेम पेशेंट होते हैं, सेम डिजीज़ होते हैं, तो इस वजह से वो ज़्यादा पेशेंट्स को बैठा के उन सब की काउंसलिंग करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके पास डायबिटिक पेशेंट है तो न्यूट्रिशन के हिसाब से उसकी काउंसलिंग करता है। हाइपरटेंसिव पेशेंट है तो न्यूट्रिशन के हिसाब से उसकी काउंसलिंग करते हैं। The nurse may be all leaders, members, or resource persons in any self-help groups in which the nurse may assume the role of structure, activities, and fostering a climate conduct to groups, interactions, and productive work। नर्स क्या होगा, वो लीडर्स होगा या मेंबर होगा उस ग्रुप का, जिस ग्रुप में वो टीचिंग देता है या कोई एक्टिविटी करता है और लोगों को क्या कहते हैं, इंकरेज करता है डेवलपमेंट्स के लिए। तो उसका क्या होगा, लीडर्स होगा या मेंबर होगा। और वो इंटरेक्ट करता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, उसके हिसाब से वो उनके साथ डिस्कस करते हैं। काउंसलिंग रिक्वायर अ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशंस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके इलाज क्या है, हर नर्स का कम्युनिकेशन क्या होगा, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशंस होगा। हम किसी को ये नहीं कह सकते हैं कि गलत बात नहीं कर सकते हैं, किसी के साथ लड़ नहीं सकते हैं, तो हम आहिस्ता बात करेंगे, सच बात करेंगे, मरीज़ के फ़ायदे के लिए बात करेंगे, बिल ऑफ राइट्स के अंदर हम बात करेंगे। तो ये आपके पास क्या है, सब थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। इन एडिशन द नर्स मस्ट बी अ स्किल लीडर्स। नर्स क्या होगा, उसके पास स्किल्स होंगे। एबल टू एनालाइज अ सिचुएशन, जिसको पता हो कि ये सिचुएशन है, ये कंडीशन है, उसको मैं किस तरह एनालाइज करूँ, किस तरह उसको देखूँ। Synthesize information and experience and evaluate the progress and productivities of the individual or groups। फिर वो अपनी इंफॉर्मेशंस को, एक्सपीरियंस को इवॉल्वेट करता है, प्रोग्रेस को और प्रोडक्टिवली क्या करता है, इंडिविजुअल्स ग्रुप्स के, जो ग्रुप्स होते हैं या इंडिविजुअल बंदा होते हैं, उन सब की क्या करता है, अपने स्किल यूज़ करते हैं, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, एक्सपीरियंस यूज़ करते हैं और फिर उस सिचुएशंस को हैंडल करने की कोशिश करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, काउंसलिंग कहते हैं। ये देखो, आप एक पेशेंट है, वो रो रहा है, डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, उसकी सर्जरी है, नर्स उसको तसल्ली दे रहा है। ये देखो, ये भी एक अटेंडेंट हो या पेशेंट्स हो, जो भी हो, वो स्ट्रेस में होता है तो उसकी तसल्ली देता है। करियर रोल इन नर्सिंग। अब नर्सिंग में कौन कौन से करियर रोल है, क्या क्या काम वो कर सकता है। अगर आपने नर्सिंग कंप्लीट की, कंप्लीशंस के बाद आप आगे किस किस फील्ड में जा सकते हो। क्लिनिशियन नर्स स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल के साइड पे आप जा सकते हो। नर्स एडुकेटर, टीचिंग के साइड पे आप जा सकते हो। एडवांस प्रैक्टिस नर्स मीन्स एडवांस प्रैक्टिस नर्स आप कर सकते हो। एडमिनिस्ट्रेशन के साइड पे आप जा सकते हो। नर्स रिसर्चर, रिसर्च की साइड पे। मिलिट्री नर्स, हाँ, जो आपके पास फ़ौज में होते हैं उसको मिलिट्री नर्स कहते हैं। फोरेंसिक नर्स, उसमें आप जा सकते हो। फोरेंसिक नर्स आगे हम पढ़ेंगे। नर्स एनेस्थीसिया एंड नर्स मिडवाइफ, ये जितनी भी है सबको हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए कि मैंने नर्सिंग कंप्लीट की तो आगे मैं
किस फील्ड में जाऊंगा, कहाँ कहाँ मेरी जॉब होगी, तो किस किस फील्ड में मैं जा सकता हूँ। ये आपके डिपेंड करता है आपकी किस चीज़ में इंटरेस्ट है, तो उसमें आप जा सकते हो। ये हमारे पास मिलिट्री नर्स है की एक पिक्चर है, आप लोग देख सकते हो। नर्स प्रैक्टिशनर नंबर 1 क्या है? नर्स प्रैक्टिशनर। नर्स प्रैक्टिशनर वही नर्स है जो आपके पास खुद से प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है। आपने ये बात याद रखी। नर्स प्रैक्टिशनर क्या है? वो इंसान है, वो नर्स है जो खुद से मेडिसिन लिख सकता है। अब इसमें क्या लिखा है? अ नर्स प्रैक्टिशनर हैज़ एन एडवांस एजुकेशन एंड इज़ अ ग्रेजुएट ऑफ नर्स पायनियर प्रोग्राम्स। यहाँ पाकिस्तान में जो न्यू निज़ाम आया है उसमें लिखा है कि MSN मास्टर इन नर्सिंग जिसने किया है वो प्रिस्क्रिप्शन कर सकता है, उसके लिए अलाउ है, बाकी लोगों के लिए अलाउ नहीं है। लेकिन बाहर के मुल्कों में आफ्टर BSN के बाद आप लोग क्या करते हो? 2 ईयर प्रैक्टिशनर नर्स की कोर्स होती है, उस कोर्स को करते हो तो उसके बाद आप प्रैक्टिशनर नर्स लग सकते हो। अब के हमारे पास शौकत खानम में या आगा खान में हमारे पास प्रैक्टिशनर नर्स की क्लिनिक भी है और वो लोग है भी। अच्छा, प्रैक्टिशनर नर्स की क्या होगी? जो अमेरिकन नर्स क्रेडेंटेलिंग सेंटर, अमेरिकन नर्स क्रेडेंटेलिंग सेंटर जो था उस एरिया में उसने एडल्ट जेनेटोलॉजी, फैमिलीज, न्यूनेटल एंड पीडियाट्रिक्स, वुमेंस हेल्थ एंड जेंडर रिलेटेड साइकाट्रिक। अब वो डिपेंड करता है आपकी किस चीज़ में स्पेशलिटी होगी, तो उस हिसाब से आप लोगों को, मरीज़ों को डील कर सकते हो। दे आर एम्प्लॉय इन हेल्थ केयर एजेंसीज आर कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग्स। ये क्या है? आपके पास एम्प्लॉय है इन हेल्थ केयर सेटिंग एजेंसी में या कम्युनिटी बेस्ड सेटिंग में। दोज चूजिंग द नर्स प्रैक्टिशनर और विद पीडियाट्रिक और एडल्ट पॉपुलेशन। ये क्या करते हैं? चूज़ करते हैं नर्स प्रैक्टिशनर और पीडियाट्रिक में या एडल्ट पॉपुलेशन में फोकस होता है। मस्ट फर्दर सेलेक्ट आइदर एक्यूट केयर और प्राइमरी केयर, या एक्यूट केयर में या प्राइमरी केयर में होता है। एक्यूट केयर ऑफ नर्स प्रैक्टिशनर ऑफन फंक्शन इन हॉस्पिटल मैनेजिंग द केयर ऑफ क्रिटिकल इल पेशेंट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट होता है या क्रिटिकल इल पेशेंट्स की केयर हम करते हैं। जो आपके प्राइमरी केयर है वो क्लिनिक्स में, होम में, या आपके पास डे केयर में, या इस तरह की चीज़ों में उन्होंने क्या किया, ओल्ड एज हाउस में ये लोग करते हैं। फिर एक आपके पास क्या है? एक्यूट केयर है, वो कहाँ पे होगा? जो क्रिटिकल इल पेशेंट होते हैं हॉस्पिटल में आप कर सकते हो। एक प्राइमरी केयर वो आप क्लिनिक में भी कर सकते हो, घर में भी कर सकते हो, या आपने डे केयर हो या ओल्ड एज हाउस हो, उन सब में हम फिर प्राइमरी केयर दे सकते हैं। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट आप लोगों को पता है, इसके वर्ड से पता चलता है कि क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट क्या है। क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट वो है जिसने जिस फील्ड में स्पेशलिटी की है तो उसकी ड्यूटी उसमें लगेगी, या उसके पास नॉलेज और स्किल उस फील्ड के ज़्यादा होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या है? अ क्लिनिकल नर्स स्पेशलिस्ट हैज़ एन एडवांस डिग्री और एक्सपर्टीज एंड इन कंसिडरिंग टू बी एन एक्सपर्ट इन अ स्पेशलाइज एरिया ऑफ प्रैक्टिस। अब अगर एक बंदा है, उन्होंने अनकालोजी किसी को कहते हैं? कैंसर को कहते हैं। कैंसर में उन्होंने स्पेशलिटी ली। जब कैंसर में उन्होंने स्पेशलिटी, तो इट्स मीन्स वो एक्सपर्ट होगा कैंसर में, तो इसलिए उन्होंने उसमें स्पेशलिटी ली। द नर्स प्रोवाइड डायरेक्ट क्लाइंट केयर, एडुकेट्स अदर कंसल्ट, conduct research and manage cares. The American Nurse Credentialing Centers provides national certificates for clinical specialists. उन्होंने ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड की है नर्सेज को, तो उस हिसाब से वो इस वार्ड में एक्सपर्ट है। नर्स इनेस्थीसिया के वर्ड से पता चलता है कि नर्स इनेस्थीसिया आपके पास क्या है। अ नर्स इनेस्थीसिया हैज़ अ कंप्लीट एडवांस एजुकेशन इन एन accredited programs in anesthesiology। क्या है? इनेस्थीसिया में उनके प्रोग्राम जो एजुकेशन जो है वो इनेस्थीसिया में उन्होंने किया है, या कोई सर्टिफिकेट लिया है, या कोई डिप्लोमा किया है इनेस्थीसिया का नर्सिंग के साथ साथ, तो इसलिए उसको इनेस्थीसिया नर्स कहते हैं। द नर्स इनेस्थीसिया इज कैरिड आउट प्री ऑपरेटिव विजिट एंड असेसमेंट इन्वेस्टिगेशन जनरल एनेस्थीसिया फॉर सर्जरी। इसका क्या काम होता है कि वो एक विज़िट करता है हॉस्पिटल में। प्री ऑपरेटिव, ऑपरेशन से पहले को हम क्या कहते हैं? प्री ऑपरेटिव। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को हम पोस्ट ऑपरेटिव कहते हैं। तो प्री ऑपरेटिव मरीज़ के पास हो जाते हैं और वहाँ पे वो देखते हैं कि इस मरीज़ को अगर हम एनेस्थीसिया देंगे उसके साथ कोई और आर्गन जो है उसको इफ़ेक्ट तो नहीं होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको ब्लड प्रेशर की इशू है तो उस मरीज़ को हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते हैं। किडनी की इशू है तो उस मरीज़ को हम एनेस्थीसिया नहीं दे सकते। पहले हमने उसके फंक्शंस को नॉर्मल करना है, हार्ट के, किडनीज़ के, लीवर्स के, बाकी उसके बाद हम मरीज़ को एनेस्थीसिया दे सकते हैं। तो इसलिए वो क्या करते हैं? एक राउंड करते हैं। द नर्स एनेस्थीसिया
also assess the pre-operative status of the patient post-operative। जिस तरह मैंने आपको बताया कि प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव दोनों वो डील करता है। नर्स मिडवाइफरी नर्स एक कंप्लीट प्रोग्राम है आपके पास। मिडवाइफ नर्स की सर्टिफाइड बाय अमेरिकन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफ्स ने उसको किया था। द नर्स मिडवाइफ गिव्स प्रीनेटल एंड पोस्टनेटल केयर एंड मैनेज डिलीवरीज इन नॉर्मल प्रेगनेंसी। अच्छा, नर्स मिडवाइफ क्या है आपके पास, वो केयर देता है किसी को प्रीनेटल और पोस्टनेटल। प्रीनेटल मींस बच्चे की पैदाइश से पहले, पोस्टनेटल बच्चे की पैदाइश के बाद, उससे वो केयर देता है। एंड मैनेज करता है डिलीवरीज, अपनी डिलीवरीज को इन नॉर्मल प्रेगनेंसी और नॉर्मल प्रेगनेंसीज के बीच में मैनेज करता है डिलीवरीज को नॉर्मल प्रेगनेंसीज के बीच में। द नर्स मिडवाइफ्स में आल्सो कंडक्ट रूटीन पेप स्मेयर्स, फैमिली प्लानिंग्स एंड रूटीन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। हाँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे पास कल्चर्स है कम्युनिटी, उसमें कॉमनली हम देखते हैं कि फ़ीमेल को फीमेल डॉक्टर की नीड ज़्यादा होती है हमारे कल्चर के हिसाब से। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, पेप स्मेयर लेना, फैमिली प्लानिंग का मतलब क्या है कि बच्चे कितने पैदा होते हैं, कितने टाइम बाद बच्चे पैदा होना चाहिए, तो उसको फैमिली प्लानिंग कहते हैं। इस्लाम हमें क्या कहता है कि मीन्स 2 ईयर उसको फीड दे, उसके बाद आपका तीसरे बच्चे की प्लान कर लो, तो इसमें 3 साल कम अज़ कम लगते हैं। इन रूटीन ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपके पास एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो ये मेल उसको ना सिखा सकते हैं ना कर सकते, इसलिए फ़ीमेल बेटर तरीके से वो कर भी सकते हैं और उसको सिखा भी सकते हैं। तो इसके लिए मिडवाइफ नर्स की बहुत ज़्यादा नीड होती है। नर्स रिसर्चर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नर्स रिसर्चर आप लोगों को पता है कि इन्वेस्टिगेट करता है नर्सिंग प्रॉब्लम्स को टू इम्प्रूव नर्सिंग केयर एंड टू रिफाइन एंड एक्सपेंड नर्सिंग नॉलेज। क्या करता है, इम्प्रूव करता है नर्सिंग केयर्स को एंड रिफाइन एंड एक्सपेंड नर्सिंग नॉलेज और नर्सिंग नॉलेज को। दे आर एम्प्लॉयड इन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, टीचिंग इंस्टीट्यूशन, रिसर्च सेंटर्स। ये एकेडमिक में भी काम करते हैं, टीचिंग हॉस्पिटल में भी काम करते हैं, इन रिसर्च सेंटर में भी काम करते हैं। Design and implement the specific studies. They are look for ways in improve healthcare service and healthcare outcomes। ये मैंने आपको बताया क्या करता है, इम्प्लीमेंट्स करता है साइंटिफिक स्टडीज़ को, लुक फॉर वेज टू इम्प्रूव, जो इम्प्रूव करता है हेल्थ को और हेल्थ केयर सर्विस को एंड हेल्थ केयर आउटकम्स को, इस सबको क्या करते हो, इम्प्रूव कर देता है। नर्स एडुकेटर्स आर एम्प्लॉयड इन नर्सिंग प्रोग्राम्स at educational institutions and in hospital staff education। ये आपके पास एम्प्लॉय है नर्सिंग प्रोग्राम्स के, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के एंड हॉस्पिटल स्टाफ एजुकेशंस के। दे हैव बैचलरेट डिग्रीज आर मोर एडवांस प्रिपेयरिंग ऑफ फ्रिक्वेंटली हैज़ एक्सपर्ट्स इन अ पार्टिकुलर एरिया ऑफ प्रैक्टिस। क्या होता है, बैचलरेट डिग्रीज में होती है, मोर एडवांस प्रिपरेशन होती है, फ्रिक्वेंटली हैज़ एक्सपर्ट्स इन पार्टिकुलर एरिया ऑफ प्रैक्टिस के साथ से ये होती थी। द नर्स एडुकेटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लासरूम के लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्लिनिकल टीचिंग्स के लिए, या नर्स इंस्ट्रक्टर हो तो क्लिनिकल साइड पे टीचिंग करता है, स्टाफ को टीचिंग करता है, इन्फेक्शन के हवाले से, बाकी मैनेजमेंट के हवाले से वो क्लासेस लेते हैं। देयर इज़ नाउ अ प्रोसेस टू बिकम अ सर्टिफाइड नर्स एडुकेटर। ये आपके पास एक प्रोसेस जहाँ पे क्या होता है, बिकम सर्टिफाइड नर्स एडुकेटर्स आपके पास होते हैं। नर्स एंटरप्रेन्योर क्या मतलब है, नर्स एंटरप्रेन्योर इज यूजुअली हैज़ एन एडवांस डिग्री इन मैनेजिंग अ हेल्थ रिलेटेड बिजनेस। एक एडवांस डिग्री है हेल्थ रिलेटेड बिजनेस में। द नर्स में बी इन्वॉल्व इन एजुकेशन, कंसल्टेशंस, रिसर्च। फॉर एग्जांपल, नर्स की चीज़ में इन्वॉल्व होते हैं एजुकेशन में, कंसल्टेशन में और रिसर्च में, इन सब में आपके पास ही होते हैं। ये फॉरेन कंट्रीज़ में होते हैं, पाकिस्तान में कॉमनली ये नहीं होती। फोरेंसिक नर्स आप लोगों को पता है कि जितनी भी फसादात आते हैं, केस आते हैं, उसको लिए हम फोरेंसिक नर्स यूज़ करते हैं। फोरेंसिक नर्स केयर प्रोवाइड स्पेशलाइज केयर फॉर इंडिविजुअल हु इज़ विक्टिम आर प्रीपेट्रेटर्स ऑफ ट्रामा। जिसको विक्टिम हो, जो लगा हो धमाकों में, ट्रामा में, मीन्स झगड़ों में, एक दूसरे ने शूट किया है या कोई और मसला है, किसी ने तशद्दुद किया, उन सब में हमारे पास क्या होता है, फोरेंसिक नर्स का होता है। वो क्या होता है, उसके पास है
नॉलेज ऑफ द लीगल सिस्टम, उसके पास लीगल कानून के सिस्टम का पता होता है कि क्या क्या करेंगे। एंड स्किल इन इंजरी आइडेंटिफिकेशन, और स्किल देखते हैं जो इंजरी आइडेंटिफिकेशन में होती है, इवॉल्वेट करते हैं हम उसको और उसकी डॉक्यूमेंटेशन हम करते हैं। दे कलेक्ट एविडेंस, प्रोवाइड मेडिकल्स टेस्टोमनी इन कोर्ट, वो क्या करते हैं, एक एविडेंस प्रोवाइड करते हैं और उसको कोर्ट में फिर पेश करते हैं। कंसल्ट विद लीगल अथॉरिटीज़, और लीगल अथॉरिटीज जितनी भी है, पुलिस हो गए, कोर्ट हो गए, उन सब के साथ वो कंसल्टेशन भी करते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, फोरेंसिक नर्स हम उसको कह सकते हैं। फोरेंसिक नर्स वर्क in a variety of fields including sexual assault, domestic violence, child abuse and neglect, mistreatment of old adult, death investigations and corrections. Nurse complete a certifications process to become a forensic nurse. फोरेंसिक नर्स वर्क करता है किसी चीज़ की वैरायटी ऑफ फील्ड्स की, इंक्लूडिंग सेक्सुअल असॉल्ट, डोमेस्टिक वायलेंस, चाइल्ड एब्यूज़ एंड नेगलेक्ट, मिस ट्रीटमेंट जो करते हैं, इन सब को देखते हैं। अब सेक्सुअल असॉल्ट क्या है, जो ज़बरदस्ती किसी के साथ सेक्सुअल करने की कोशिश कर ले। डोमेस्टिक वायलेंस, घर में किसी को मारे, घर में लड़ाई करे, हस्बैंड वाइफ के बीच में, माँ बाप के बीच में, भाई बहन के बीच में, या भाई भाई के बीच में, उसको सबको हम डोमेस्टिक वायलेंस कहते हैं। चाइल्ड अब्यूज़, बच्चों के साथ ज़्यादती करे, बच्चों को गाली देते, बच्चों के साथ सेक्स कर रहे वगैरह, ये सब चाइल्ड अब्यूज़ में आ सकता है। एंड नेगलेक्ट एंड मिस ट्रीटमेंट, ओल्डर, जो आपके बूढ़े हैं उसको मिस ट्रीट करते हो या उसको इग्नोर करते हो। डेथ इन्वेस्टिगेशन, कोई मर गया तो उसकी इन्वेस्टिगेशंस करते हैं, ये सब क्या कहते हैं, फोरेंसिकनेस कहते हैं। जो हम पोस्टमार्टम कहते हैं वो भी ये लोग करते हैं, डेथ इन्वेस्टिगेशन को पोस्टमार्टम भी कहते हैं। नर्स कंप्लीट सर्टिफिकेशन प्रोसेस टू बिकम अ फोरेंसिक नर्स, इसके लिए एक सर्टिफिकेशन प्रोसेस होती है, इसलिए उसको हम फिर क्या कहते हैं, फोरेंसिक नर्स कह सकते हैं। बिगिनर स्टेज ऑफ नर्सिंग एक्सपर्टीज, बिगिनर ने क्या क्या नर्स एक्सपर्टी के लिए कुछ स्टेजेस किए हैं। नंबर 1 स्टेज क्या है, उसमें नॉइस, नर्स न्यू को कहते हैं। नो एक्सपीरियंस, स्टूडेंट नर्स भी उसको हम कह सकते हैं। लिमिटेड इनफ्लेक्सिबल, उसके परफॉर्मेंस क्या होते हैं, लिमिटेड परफॉर्मेंस हो गया, इनफ्लेक्सिबल, पूरा कुछ नहीं कर सकता है। एंड गोन बाय context free rules and regulations rather than experience, ये क्या करता है, जस्ट उसकी ट्रेनिंग होती है, जिस तरह इंटर्नशिप है, उस पर कोई रूल्स लागू नहीं, ना उससे कोई पूछ नहीं होता है, जस्ट ये आता है, ऑब्जर्व करता है और कुछ ना कुछ काम करता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉइसनेस कहते हैं, मीन्स इंटर्नशिप में। फिर एक बस स्टेज 2 है बिगिनर, जो उसकी न्यू जॉब स्टार्ट होती है, उसको हम डिमॉन्स्ट्रेट मार्जिन एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस, फिर कुछ ना कुछ चीज़ें ये एक्सेप्ट करता है क्योंकि अब उसकी जॉब है। इंटर्नशिप में उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, लेकिन बिगिनिंग, एडवांस बिगिनिंग में उस पर क्या होगी, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। रिकोगनाइज द मीनिंगफुल एस्पेक्ट ऑफ द रियल सिचुएशन, जो भी सिचुएशन बन जाता है उस सिचुएशंस को ये देखता है और उससे कुछ ना कुछ मीनिंग भी निकालता है। हैज़ एक्सपीरियंस of real situations to make judgment about them, क्या करता है, एक्सपीरियंस इन ऑफ रियल सिचुएशन उसका होता है टू मेक जजमेंट अबाउट देम, और उसके बाद वो क्या करे, जजमेंट कर ले। स्टेज 3 कम्पिटेंट, हैज़ 2 और 3 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, उसके 2 से 3 साल की एक्सपीरियंस होती है। डिमॉन्स्ट्रेट ऑर्गेनाइजेशनल एंड प्लानिंग एबिलिटीज़, वो क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग एबिलिटीज़ को वो देखता है। डिफ्रेंशिएट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स फॉर फ्राम लेस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर, डिमॉन्स्ट्रेट करता है इम्पोर्टेंट फैक्टर को फ्राम लेस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर, जो लेस इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ केयर को हम देखते हैं। कोऑर्डिनेट मल्टीपल्स कम्प्लेक्स केयर डिमांड्स, मल्टीपल कम्प्लेक्स केयर डिमांड्स को हम देखते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं उसके हिसाब से कि कॉम्पिटेंट नर्स क्या करता है, 2 to 3 ईयर एक्सपीरियंस उसके होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स केयर डिमांड्स भी वो कर सकता है। ये अपने याद रखने, इससे MCQs आ सकते हैं। प्रोफेशन, 3 to 5 ईयर एक्सपीरियंस उसका होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोफेशंस कहते हैं। ये आपके पास मोर एडवांस होता है, स्टेज 2 से आपके पास। तो द मैक्सिमम गाइडलाइंस कंसिडर सिचुएशंस, इसके मैक्सिमम गाइडलाइन होते हैं और फोकस करता है, लॉन्ग टर्म गोल पे भी ये फोकस कर सकता है। और ये होलिस्टिक केयर, मरीज़ की हेड से टू तक जितनी भी केयर, उन सबको ये क्या करता है, अंडरस्टैंड करता है, और उसकी डिसीजन मेकिंग इसमें क्या होते हैं, इम्प्रूव होते हैं। एक्सपर्ट, फाइनली क्या है, एक्सपर्ट नर्स वो फ्लेक्सिबल होता है, हाईली प्रोफेशनल होता है, नो लॉन्गर रूल्स रिक्वायर गाइडलाइन, उसके लिए कोई रूल्स की गाइडलाइन की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि उन्होंने सब चीज़ सीखे, उसके 6-7 ईयर एक्सपीरियंस है। अंडरस्टैंड करता है हर एक सिचुएशन को और उसके अप्रोप्रिएट वो एक्शन भी ले सकता है। हाईली स्किल्स होते उसमें, और उसके एनालिटिकल्स मीन जजमेंटल या
नर्स हमेशा नॉन जजमेंटल रहेगा सही, लेकिन उसकी क्रिटिकल थिंकिंग बहुत ज़्यादा तेज़ होते हैं और हर एक न्यू सिचुएशन को हैंडल कर सकता है। इट्स फील राइट, और हर एक चीज़ को मोटिवेट करता है और वो उसको पता है कि ये राइट तरीका है, सही तरीका है। तो ये 5 स्टेज मोस्ट इंपॉर्टेंट से आपको MCQs आ सकते हैं। ये आपके पास रेफरेंस है, इसको देख लो आप लोग, क्विज और बुक लाजमी देखो, ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। होप यू अंडरस्टैंड। MCQs भी अपलोड होंगे, तो आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, क्योंकि MCQs को मत भूलना।